नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। बड़ोदर में पीएम मोदी ने स्पेन के सदर के साथ किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, मौके को बताया यादगार। स्पेन के सदर ने कहा है गैर मुल्की मंसूबा बन गया हकीकत, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को इससे मिलेगी नई रफ्तार। दिल्ली में आलूदगी की सतह काबू से बाहर, AQI 357 के पार, नाफिज करने पड़ सकते हैं ग्रैप 3 के ज़ाब्ते। विनेश फोगाट ने रोशनी जायसवाल के हक में की आवाज उठाने का ऐलान, कहा इंसाफ के लिए लड़ाई रहेगी जारी। और इजराइल में मूसाद के हेडक्वार्टर के पास ट्रक ने लोगों को कुचला, 5 फौजी हलाक, 20 जख्मी, 30 आम लोग भी आए जद में। दिल्ली में आलूदगी की सतह एक मरतबा फिर बहुत खराब जुमरे में पहुंच गई है। पीर की सुबह अक्षरधाम मंदिर और आनंद विहार के इलाकों में काफ़ी धुंध छाई देखी गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी का लेवल 357 दर्ज किया गया। इसी वजह से दिल्ली में ग्रैप 2 के ज़ाब्ते नाफिज हैं। फिजा में मौजूद धूल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ज़्यादा आलूदगी वाले इलाकों में पानी का छिड़काव करा रही है। दिल्ली में यमुना नदी की पानी की सतह पर जहरीले झागों का बनना भी जारी है। दिल्ली में आलूदगी का मामला पड़ोसी रियासतों हरियाणा, पंजाब और मगरबी यूपी में पराली जलाने से जुड़ा हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हरियाणा और यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। लेकिन बीजेपी की MP बांसुरी स्वराज ने इस इशू पर अपनी पार्टी की 2 सरकारों को बचाते हुए आम आदमी पार्टी की क़यादत को ही घेरने की कोशिश की है। जल और वायु प्रदूषण, ज्ञापन भी नहीं लिया, मुलाकात भी नहीं की, समय भी नहीं दिया। किस तरह से देख रहे हैं हालातों को, क्या कहेंगे? दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बहुत ही गहन समस्या है। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। चुनाव जब आए थे पंजाब में, तब आपको याद होगा माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है पंजाब में तो वो पराली की समस्या का निदान करेंगे। पराली एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के वायु प्रदूषण में। लेकिन समस्या का निदान तो छोड़िए, वो तो संवाद के लिए भी तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए आंकड़े, 26 अक्टूबर, केवल एक दिन का डेटा अगर आपको दिखाऊं, 360 इंसिडेंट्स हुए हैं पराली बर्निंग के, जिसमें से 108 अकेले 108 360 में वो हुए हैं पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि दिल्ली कब तक टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी? और क्या जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में भी और दिल्ली में है तो ये आपस में एक ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाते, समन्वय क्यों नहीं बिठाते? मैम, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली है 3 दिन के बाद, उसके बाद छठ पूजा, आस्था का महापर्व है, प्रदूषण को लेकर हालात खराब है। आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा दिल्ली बीजेपी को? देखिए, ये ज्ञापन हम जरूर देना चाहते हैं और हम जनता की पुरजोर आवाज बनकर ये मुद्दा उठाते रहेंगे। दिल्ली अब बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं, परिणाम चाहती है। आतिशी ने लेटर लिखा है LG को कि पटाखे ना फोड़े जाए, पटाखों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए प्रदूषण को लेकर। वहीं अमोनियम की मात्रा बढ़ी है यमुना में, जिसकी पुष्टि खुद वाइस चेयरमैन जो बने जल बोर्ड के नए विनय मिश्रा उन्होंने कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहाना बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने चिट्ठी तो जरूर लिख दी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कागजी कार्रवाई के अलावा इन्होंने यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? यमुना जी की सफाई में जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, ऐसा लगता है 8,500 रुपए का स्कैम हुआ है यमुना जी की सफाई ना करने में। दिल्ली के प्रदूषण के लिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि इन्होंने अभी तक एक ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया है? दोनों राज्य सरकारों में समन्वय क्यों नहीं बैठ रहा है? आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल लोगों से एक मरतबा फिर वजीर आला बनने का मौका देने की अपील कर रहे हैं। इस कोशिश में उन्होंने लोगों से कहा है कि पानी के जो बिल आए हैं उन्हें जमा न करें। अगली बार सरकार बनाने का मौका मिला तो वो ये पानी के बिल माफ कर देंगे। पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के। मैंने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर।
20-20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए? कई लोग आए हुए हैं ना। भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, चुनाव के तुरंत बाद आपके पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के सारे। पहले भी करे थे, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जितने आपके बकाया बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, सारे माफ करा दिए थे। कराए थे नहीं कराए थे? दोबारा करा दूंगा आपके पानी के बिल माफ। तमिलनाडु के नीलगिरी में कांग्रेस की लीडर और वायनाड लोकसभा जिमनी इलेक्शन के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने नीलगिरी कॉलेज के तलबा से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने अपने इंतखाबी हलके वायनाड में इंतखाबी जलसे किए। अपनी तकरीरों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी समेत कई अहम इश्यूज उठाते हुए मोदी सरकार को निशाना बनाया। വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Your tourism industry is strong, but so much more can be done to strengthen it further. നിങ്ങളുടെ വിനോദസഞ്ചാര വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമാണ്, പക്ഷേ അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. I see so many small shops, small businesses. All of you have suffered because of the government's policies. While you all have to answer to them for GST and all sorts of taxes, and prices are rising, and my sisters find it difficult to move forward. Big businessmen flourish and they get all the benefits from the central government. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, സാധാരണ കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ചരക്ക് സേവന നികുതി പോലെയുള്ള നയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എന്റെ സഹോദരിമാർ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. അതേസമയം ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരെയും അവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. Unemployment is at an all-time high in the country. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ നിരക്കിലാണ് ഇന്നുള്ളത്. Parents work hard to educate their children, but they see no future for them. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, പക്ഷെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാവി കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. You have a hub of sports here, and I know you love soccer, but your facilities are not good enough. They need to be improved. New opportunities need to be created for all these young boys who train so hard and work so hard for their to play for their state, to play for their country. എനിക്കറിയാം വയനാട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കായിക വിനോദങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, ഫുട്ബോൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ കളിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. And over the years, because of the change in the kind of crops you are growing, you have developed a water issue here as well that needs resolution. बारामती में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर सुप्रिया सुले ने अपनी इंतखाबी मुहिम को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए कभी भी जाति लड़ाई नहीं है, ये एक नजरियाती लड़ाई है। I think what everybody is unfortunately missing is the cause. It's the larger cause that all these young people are coming with and wanting to make a difference. I even still remember my nephew Parth filing his nomination. He was also my child. Yugen is my child. I remember Rohit filing his nomination. So it's wonderful for me that our children are trying to do something, whether it's Rohit when he filed his nomination, Parth when he filed, and today Yugen not done. But opponent candidate is You have to take everything in your stride, because it's not a personal fight for me ever. Even when I fought my Lok Sabha, I said the same thing, that it was never a personal fight for me, it's an ideological fight for me. It's unfortunate. Abhi, look at what is happening. Look at Mengai, look at Berozgari, look at the corruption. It's terrible in this state. Look at the GST issues. Look, ask any farmer if when you are traveling here, that what is the, it is, for me it's never personal. Even in the Lok Sabha, I never made it personal, because for me it's an ideological fight, it's not the person. I'm fighting against the policies of Government of India. I'm fighting against the policies of Government of Maharashtra. आप प्याज को दाम क्यों नहीं देंगे? आप हमारे जो किसान जिसकी डेयरी है उसके दूध को भाव क्यों नहीं देंगे? सोयाबीन, कॉटन, क्यों आप उनको न्याय नहीं दे रहे? सेम थिंग अबाउट विमेन सेफ्टी.
महाराष्ट्र में बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमारे अपने बारामती, पूना डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में कभी इतना क्राइम नहीं था। अब बारामती में आप घूमते तो लड़ाई देखते, आप ही के चैनल पे मैंने देखे ये सब न्यूज। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट क्राइम इन महाराष्ट्र has gone up and crime against women. You always considered Baramati as your family. Baramati, no, everybody in Maharashtra is my family and in Parliament everybody is our family. मैं रिश्तों को बहुत मायने देती हूँ. The kind of love and support they have given to you in Lok Sabha, the same you are expecting for Yogendra? Well, we have to go to people with full humility and folded hands as why Baramati they should vote for us. I think it should be on merit. We can, in a vibrant democracy, there has to be two opinions and we must go to the people and tell them why we are fighting this. It's again, I reiterate myself that it's not a personal fight at all. हाल ही में कत्ल किए गए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप के टिकट पर इंतखाबी मैदान में है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा है कि इस मुश्किल वक्त में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने दावा किया है कि अवाम मेरे साथ है और वो मुझे जिताने जा रहे हैं। सर, आज आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, पार्टी ने एक बार विश्वास दिखाया कि आपको आज आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, पार्टी ने एक बार विश्वास दिखाया है कि आपको इस कठिन समय में प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी ने एक भरोसा दिखाया है मुझे। मैं उनका आभारी हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ और पूरी जनता मेरे साथ है, जनता जिताने वाली है और आप जनता के सलाब से आपको दिख रहा है चीज़। जनता आपके साथ है, भारी बहुमत में हम देख रहे हैं कि लोग समर्थन में आए हैं, कुछ कमी महसूस हो रही है क्या? देखिए, कमी तो जीवन भर रहेगी। जो मैंने खोया है, मैंने ज़िंदगी में, मेरे सपनों में भी नहीं सोचा था, मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था, मगर पप्पा ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं रखनी चाहिए और उनका जो लड़ाई थी गोर गरीबों के लिए, उनके घरों के लिए, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरी परिवार मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी माँ के मैंने आशीर्वाद और दुआ लिए है और मेरे पिताजी भी मेरे दिल में है। हमेशा की तरह मैं उनको देखता हूँ और उनसे गाइडेंस लेता रहूँगा और वो ही मुझे गाइड करेंगे और जनता के पास हम विकास के साथ जाएंगे। जनता ने हमारा बलिदान देखा है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री जनता बांदीपुर में की दिखाएगी। किन मुद्दों को लेके जो है हम विकास के मुद्दों पे जाएंगे। जितना काम हमने बांदीपुर में 5 साल में किया है उतना 25 साल में नहीं हुआ था और लोगों की घर की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अनेक लोगों में, अलग अलग हल्के के लोगों में, अलग अलग समाज के लोगों के लिए, हर समाज के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। वो देखते हैं, हमने लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे पिताजी ने अपनी जान खोई है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती और वो जनता जानती है। महाविकास आघाड़ी को लेके अभी भी जो है नहीं, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो उनका आघाड़ी है, वो बताएं। जेएमएम की राज्यसभा एमपी और रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ मांझी ने कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी के सामने कोई चैलेंज नहीं है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से काम किया है, आवाम को उन पर पूरा भरोसा है। मैम, बरहेट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जी, मुख्यमंत्री को कितनी चुनौती मिलेगी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इतने विरोधों के बावजूद जिस तरह से वो खड़े रहे और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया, उससे जनता का पूरा विश्वास उन पर है और पहले की तुलना में और ज्यादा वोटों से हम लोग सब जीतेंगे और इस बार हमारी फिर से सरकार बनेगी। क्योंकि एक तो मैया सम्मान योजना महिला के लिए उन्होंने सोचा। भाजपा के कार्यकाल में आपको पता होगा कि 2000 साल से लेकर 2024 के बीच में 17-18 साल तक सिर्फ भाजपा यहां पर रही है और कई मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद उस समय महिला तस्करी, लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी, वो भी आदिवासी और मूलवासी लड़कियों की। नाबालिग लड़कियों को दलाल आते थे, यहाँ प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखा था उन्होंने, दिल्ली में खोल रखा था और उनको नौकरी देने के नाम पर दिल्ली, असम, चंडीगढ़ कहाँ ले जाते थे झुंड के झुंड और उनका किस तरह से शोषण होता था ये किसी छिपा नहीं है। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबको रोका
एक पन्नालाल नाम के ट्रैफिकर थे भाजपा के कार्यकाल के, जो लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, जेल में है वो। तो इस तरह से उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना, उनको कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह की मदद करना। आपको पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के किस तरह से सब्सिडी रेट में उनको लोन दिया जा रहा है, समूह बना के उनको मदद की जा रही है। उनके बनाए चीजों की मार्केटिंग के लिए पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है ताकि उसकी दिक्कत ना हो। तो वो यहाँ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और वो चाहते हैं कि झारखंड इस देश का नंबर 1 राज्य बने। तो इतना कार्य वो कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए सोचा है उन्होंने। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि लड़कियां पैसे के अभाव में पढ़ाई न छोड़े, उसके लिए 40,000 रुपए उनको दिया जा रहा है। हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के युवाओं को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जा रहा है। आपको पता होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक में हमारी बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो हर तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 25 लाख तक लोन दे रही है, उसमें कितना सब्सिडी है। तो हर तरह से मदद कर रहे हैं और इसलिए यहाँ की जनता फिर से उन्हें चुनेगी। किसी भी तरह की चुनौती यहाँ नहीं है। मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज 24% है पूरे देश में। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो संथाल इलाके में 15% ये बढ़ी है, यानी 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है तो झारखंड में है। और ये झारखंड सरकार इसे स्वीकार भी कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा चुप नहीं बैठेगी और इस पे ये चुनाव मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा है, ये मैं भी कहती हूँ। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रवेश कर रहा है किसी हमारे कंट्री में, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। अगर वो विफल रही है केंद्र सरकार और अपनी खामियों को वो थोप रही है राज्य सरकार पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके यहाँ के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। असम में किस तरह से आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां पर चाय के बागानों को वहां डेवलप करने में यहाँ के हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों का योगदान है। 5-5 पीढ़ियां वहां पर रह रही है। असम की इकोनॉमी में उनका योगदान है और वो लोग वहां पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांगने के लिए कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें तो कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, वहां खूनी संघर्ष हो रहा है। उस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की नजर नहीं है और वो झारखंड के आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे। पहले तो अपने स्टेट में रहने वाले हमारे झारखंडी आदिवासी भाइयों बहनों को वहां का स्पेशल दर्जा दे, उनको नहीं देंगे और वहां की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप वहां एक आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके अपमानित करते हैं वहां पर असम के लोग, और यहाँ पर आदिवासी को आप क्या न्याय दिलाएंगे? आप इसको भी असम बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने चिन्हट में जेर हिरासत मौत की जांच करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कस्टोडियल डेथ का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसमें जो अफसर भी कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से जानबूझकर, ये ऐसे कई घटनाएं हो गई। कस्टोडियल डेथ ये पहला नहीं है, जो लखनऊ में भी है पांडे, जो ब्राह्मण लड़का जो मरा है, वो पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। और जाने कितने कस्टोडियल डेथ हो गए, इसमें जो उसमें इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप सीएम भी मिले हैं पीड़ित परिवार से और वहाँ पे ब्रजेश पाठक खुद बोल रहे हैं कि जो है जिस पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जो भी अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कठोर नहीं, मिलने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी उसमें हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा, उनको जेल भेजा जाए।
हरियाणा से कांग्रेस की नवमुंतखब एमएलए विनेश फोगाट ने रोशनी जायसवाल को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने की बात कही है। यूथ कांग्रेस की लीडर रोशनी जायसवाल को बीजेपी के एक वर्कर राजेश सिंह ने रेप की धमकी दी थी, जिसके जवाब में रोशनी ने उसके घर में जाकर उसे थप्पड़ मारा था। इसके बाद यूपी में रोशनी के खिलाफ कई संगीन दफात में केस दर्ज करके उसके घर की कुर्की के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। अब विनेश फोगाट ने रोशनी के लिए आवाज उठाने का ऐलान किया है। नहीं कर सकती हूँ। एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगा जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से एक्सपॉन्डेंट हूँ और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन कि अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती होगी? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूँ और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है। और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जिस देखिए, जब अगर जो क्षेत्र प्रधानमंत्री जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, एक बार नहीं, उन्होंने 3री बार ये चुनाव लड़ा है, अगर उस क्षेत्र में भी अगर महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं, महिलाओं की पोजीशन समझ सकते हैं, और ये बहुत गलत है। और रोशनी जायसवाल के साथ में हम खड़े हैं, न्याय मिलने तक उसके साथ में खड़े रहेंगे। किसी भी तरीके का जो मेंटल हरासमेंट जो उनके साथ में भी किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम वो लड़ाई को आखिर तक लड़ने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब पहली बार जब हम जंतर मंतर में बैठे थे, कितनी महिला खिलाड़ियां थी, उनको तोड़ के बिल्कुल 6 लड़कियों के ऊपर उस केस को सबमिट कर दिया गया है। लेकिन आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है। एक महिला खिलाड़ी के जो पूरे बयान हैं वो कोर्ट में बहस हो चुकी है, 5 बाकी रह गए हैं, और हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बचाने का काम किया है, आने वाले टाइम में उस आदमी को, ब्रजभूषण को, जरूर सजा मिलेगी। इस मामले में उसको हर तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, नैरेटिव चेंज किया जाता है, हम खिलाड़ियों के बीच में ऐसे कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है ताकि वो मुद्दे को भटका सकें। लेकिन ये जो मुद्दा है महिलाओं का, इसको आप नहीं भटका सकते, उसको नहीं कमजोर कर सकते हो। आपको पहले भी वहम था, 2 साल तक आपने ये कोशिश करके देख ली है, लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं। और जो हरियाणा में जो केस चल रहा है, अभी 7 लड़कियों ने FIR नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास में उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है कि उनके साथ में गलत हो रहा है, और उस केस को भी दबाने की, जो मेरे तक नॉलेज पहुंची है, जो मैंने जितना कोशिश की है निकालने की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और महिलाओं को डराया जा रहा है नौकरी के नाम के ऊपर, ताकत के नाम के ऊपर, उस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो होता है हमेशा।
जो होता है, चाहे वो खिलाड़ी ओलंपिक के मेडलिस्ट रहे हो, चाहे कोई महिला कर्मचारी रही हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई महिला जो अपने घर में जो गृहस्थी का जो काम करती है, चाहे वो महिला हो, हर चीज को हमेशा दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों द्वारा किया जाता है। उनको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे। चाहे आप उठा के देख लो, 2 साल से जो मेरे पर, बजरंग पर, साक्षी पे जो ट्रोलिंग का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर वही काम अगर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे अगर करते तो देश में आधी से ज्यादा आबादी उस चीज पे खुश हो जाती। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर के नजदीक बस स्टैंड पर एक ट्रक ने लोगों को कुचल दिया। इसके नतीजे में 5 इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि 20 फौजियों समेत 50 लोग जख्मी हुए हैं। वहां पर तैनात सिक्योरिटी अमले ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया। ड्राइवर को मशरक़ी यरूशलेम का रहने वाला बताया गया है। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।